उसमें मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। मेरे साथ जो साथी हैं, ये पीछे खड़े हैं भाई, पंचकुला वाले और सभी साथी हैं, सभी शांत रहें और यहाँ कोई साथी ना बैठे, ये मीडिया की जगह है, उठ करके आप लोग अपनी जगह पे। धन्यवाद। आज उनके चरणों में नमन करता हूं। पार्टी की तरफ से हम सामूहिक तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप लोगों ने कहा कुछ समय वेट कर लीजिए, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जैसे आपकी यूनानिमसली जो आप लोगों का आज दो विषयों पर आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विषय हमारी छात्र इकाई की 24वीं फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन का है, उस पर बाद में चर्चा करूंगा और आपको इनविटेशन भी दूंगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट और बर्निंग एमर्जिंग जो विषय है वो हरियाणा शिक्षा बोर्ड से लेकर के है। हरियाणा का शिक्षा बोर्ड जिससे ना केवल बच्चों की, आने वाली नस्लों की उम्मीद जुड़ी हुई है, बल्कि वो शिक्षा बोर्ड जिससे आने वाले समय पर शिक्षक प्रदेश को मिलेंगे। यानी वो शिक्षा बोर्ड जो हरियाणा प्रदेश की शिक्षक फैक्ट्री है, उसमें जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर के लाखों अभ्यर्थियों के एवं कर्मचारियों की एवं हरियाणा के करोड़ों वासियों के जो मन में भ्रांतियां हैं उसको लेकर के कुछ खुलासे करने आपके बीच में आया हूं। हमारी पार्टी ने निरंतर टेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले मामले में हो रही गड़बड़ियों की आवाज को उठाने का काम किया है। आप जानते हैं कि पिछले साल युवा इकाई ने बड़े जोर शोर से वहां पर जो बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो रही थी उसको जनता के बीच में लाने का काम किया, उसको उठाने का काम किया। आप जानते हैं कि 2024 में एचटेट की परीक्षा प्रदेश में नहीं हो पाई थी। 30-31 जुलाई 2025 में 2024 की परीक्षा को सरकार ने करवाया, जिसका रिजल्ट, अब आप क्रोनोलॉजी को थोड़ा थोड़ा समझने का यहीं से प्रयास करेंगे तो जब तक पूरी भूमिका बनेगी आप सारी बातों को पूरे पाक साफ समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगी। 31 अगस्त को बोर्ड के सेक्रेटरी डॉक्टर मुनीश नागपाल आईएएस ने इस पूरे प्रक्रिया को पूरा कर करके चेयरमैन ऑफिस को भेजने का काम किया पिछले साल। जारी करने से पहले बायोमेट्रिक्स करना अनिवार्य है। 24 एवं 25 तारीख को अगस्त के महीने में 24 से 29 तक, माफी चाहूंगा, बायोमेट्रिक्स का काम भी पूरा कर लिया गया था। सेक्रेटरी द्वारा जो रिजल्ट भेजा गया
उसको क्यों रोका गया? ये बड़ा सवाल है। सेक्रेटरी द्वारा जो रिजल्ट भेजा गया उसको रोक दिया गया और सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया गया, उन्हें डीसी चरखी दादरी लगा दिया गया और मुनीश शर्मा जी को बोर्ड का नया सेक्रेटरी लगा दिया गया। सिक्योरिटी ऑडिट का बहाना बनाया गया। सिक्योरिटी ऑडिट तब होता है जब एक फर्म को पूरा काम दिया गया। यहां पर ऐसा नहीं था, 4 अलग अलग फर्म को यह काम दिया गया था। उसके बाद सिक्योरिटी ऑडिट का सवाल ही नहीं उठता। इस पूरी प्रक्रिया में जिस फर्म को काम दिया गया नए सिरे से, जो पहले सिलेक्ट हुए थे, उससे अलहदा 1284 नए लोगों को पास कर दिया गया। अब अजीबोगरीब खेल यह है कि उनका रिजल्ट आउट हो गया, मगर माननीय हाई कोर्ट की आदेश अनुसार बायोमेट्रिक्स जो पहले होना चाहिए था, मैं आज इस बात की खुले तौर पर सरकार के सामने इसके उजागर कर रहा हूं, जनता के सामने भी उजागर कर रहा हूं। मेरे पास इनके सूत्रों से ऑन रिकॉर्ड इस बात की पूरी जानकारी है और जानकारी बड़े विश्वास स्वरूप है। आज तक 1284 लोगों का बायोमेट्रिक्स नहीं किया गया। अमूमन और जो प्रक्रिया सालों से फॉलो होती आ रही है, जब भी रिजल्ट आउट होता है तो बोर्ड मीडिया के लोगों को और प्रदेश की जनता को और अभ्यर्थियों को रिजल्ट आउट होने से पहले उसकी सूचना देता है। इस रिजल्ट को जब पिछले वर्ष घोषित किया गया, यह सुबह 4 और 5 बजे के बीच में हुआ और प्रदेश की किसी भी एजेंसी को, मीडिया को, अभ्यर्थियों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई। जब शोर मचा, लोगों ने आवाज उठाई, हमने आवाज उठाई, तो बीजेपी के लोग, सरकार में बैठे लोग डर गए और मई के महीने में चेयरमैन को बदल दिया कि सच सामने ना आ जाए। अब अचंभा तब हुआ, इतने सवाल उठने पर जिस फर्म को पहले काम दिया गया था, अनियमितताएं पाई गई और इतना बड़ा सवाल उठा, मीडिया ने भी सवाल उठाया। आपको भी हैरानी होगी कि उसी कंपनी को इस वर्ष के एचटेट एग्जाम की फिर से जिम्मेवारी, नवंबर से दिसंबर में आवेदन लिए। आवेदन तब लिए जाते हैं जब तिथि तय कर ली जाए, नहीं तो आवेदन किस चीज का ले रहे हैं आप? एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की डेट ऑफ एग्जामिनेशन के नाम पर आवेदन लिए जा सकते हैं। यह इतिहास में पहली बार है, एचटेट की परीक्षा का आवेदन ले लिया बिना एग्जामिनेशन डेट वेरीफाई किए। इस दौरान बार बार डेट को, तिथि को बदला गया, जो डेट अनाउंस की। यह इतिहास में पहली बार है जो मैं कह रहा हूं कि फॉर्म भर दिया गया है मगर डेट अनाउंस नहीं है। अंत में जाकर के जो लास्ट कैंसिल डेट हुई वो जून की हुई। 4 और 5 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट हुए। 2,00,000
33,284 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। टीजीटी, टीआरटी, पीआरटी, 3 तरह के इसके अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए। इन एग्जामिनेशन में जो पेपर आया, उस पेपर पर 22 के 22 जिलों में स्टूडेंट्स ने, अभ्यर्थियों ने सील ना होने की बात को उजागर किया। बहुत गरमाई से इस मुद्दे को उठाया कि सील पेपर हमारे तक नहीं पहुंचे। एग्जामिनेशन टाइम 3 से 5 PM लास्ट डिक्लेयर्ड था। उसके बाद भी ज्यादातर सेंटर्स पर 8:30 बजे रात तक एग्जामिनेशन कंडक्ट होते रहे, ऑन रिकॉर्ड है। कानूनन तौर पर, और रूल बुक ये कहती है, पेपर कंडक्ट होने से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और स्ट्रांग रूम में लाने तक सीसीटीवी फुटेज और उसका डाटाबेस रिकॉर्ड पर रहना चाहिए 3 महीने तक। मैं आज इस बात के लिए भी सरकार को कहूंगा कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे भिवानी स्थित शिक्षा बोर्ड ने, जिसमें तमाम लोगों की संलिप्तता है, सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। जब मैंने इस मुद्दे को उठाया, उससे अगले दिन रिजल्ट आना था। मैंने भिवानी में यह मुद्दा उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपकी नॉलेज में। इन लोगों ने उस डर से उस रिजल्ट को, जो 21 तारीख को रिजल्ट आना चाहिए था, उसको होल्ड कर दिया। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि स्ट्रांग रूम जहां पर कंडक्ट होकर के एग्जामिनेशन शीट्स रखी गई हैं, ओएमआर शीट्स रखी गई हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज डेलिबरेटली चाह करके डिलीट कर दी गई है। उसके स्टोरेज डिवाइस को वहां से हटा दिया गया है। और जब वहां के लोकल इंचार्ज ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो जिसके पास सीसीटीवी फुटेज रखने की जिम्मेवारी थी, उसको और 14 अन्य लोगों को आधी रात को अपनी जिम्मेवारी से ट्रांसफर कर करके कहीं और लगा दिया। ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, जननायक जनता पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते एक राजनीतिक दायित्व के अनुसार तो रख ही रहा हूं, मगर मेरे साथ साथ ये तमाम बातें एजुकेशन बोर्ड कर्मचारी यूनियन के लोग निरंतर उठा रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। एक लेटर भी है जिसके अंदर इंटरनली लेटर बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ये कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट की जा चुकी है, खराब नहीं हुई है, डिलीट की जा चुकी है। हाई कोर्ट का आदेश है कि ओएमआर शीट्स को प्रिजर्व किया जाए, लेकिन जब ये पिछले दिनों हमने शोर मचाया था तो कुछ ट्रक्स बुलाए गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के गेट पास जहां जारी होता है। आधी रात को 4 से 5 की संख्या में ट्रक बुलाए गए और
चेयरमैन, सेक्रेटरी एवं कुछ और लोग इसमें सम्मिलित थे, जिन्होंने स्ट्रांग रूम को खोलकर 2024 यानी 25 में एग्जाम हुए, जो कंडक्ट हुए ओएमआर शीट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्रकों में भरना शुरू कर दिया। वहां पर शोर मचा, कुछ कर्मचारियों ने देखा, आग लगाने का भी प्रयास हुआ शीट्स को, मगर जब ऐसा नहीं कर पाए और यह मामला हाई कोर्ट में चला गया, जो आप लोगों के संज्ञान में भी है, तो अब उसे फिर से प्रिजर्व कर करके रखा गया है। आज सबसे बड़ा जो विषय है सिक्योरिटी ब्रीच का है, ट्रांसपेरेंसी का है। इस सब के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, उन पर भी सवाल उठाता है। कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें बीजेपी और बीजेपी के एलाइड लोग, और मैं विशेष तौर पर कहूंगा जो बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनकी वाइफ भी कोचिंग सेंटर चलाती है। आमतौर पर एक चर्चा है हरियाणा में, एविडेंट चर्चा है, बातों की चर्चा नहीं, एविडेंट चर्चा है। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनसे 2-2 लाख लिए जाते हैं, और जनरल कैटेगरी के लोगों के 5 से 7 लाख रुपए लेकर के ये पेपर पास करवाया जाता है। एक तरफ जहां देश में नीट के पेपर को लेकर के आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचा, परिणाम स्वरूप अहंकारी लोगों को झुकना पड़ा, वहीं हरियाणा के अंदर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी बातों में आज बहुत बड़ी घोटालेबाजी, धांधलेबाजी, अनियमितता, जिस भी नाम से आप उसे पुकारो, वो साफ नजर आ रही है। इससे ज्यादा एविडेंट नहीं हो सकता। मेरा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से सबसे बड़ा सवाल है आज यहां पत्रकारों के सामने, कि वो मीडिया में आए, पब्लिक में आए। या आजकल मोदी जी तो नए जमाने से सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, शायद उन्हीं के रास्ते पर चल जाएं और हरियाणा प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवान को इस बात का जवाब दें कि शिक्षा व्यवस्था से इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो रहा है। जवाब दें मुख्यमंत्री जी, सीसीटीवी फुटेज इस एग्जाम की गई तो कहां गई? और पहली बार है कि अकाउंटेबिलिटी देश में तय हुई है। अगर हरियाणा में, देश में नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री जिम्मेवार है, तो इस बड़े घोटाले में, इन अनियमितताओं में कौन जिम्मेवार होगा? ये मुख्यमंत्री जी, हरियाणा की जनता आपसे पूछना चाहती है, हरियाणा का नौजवान आपसे पूछ रहा है। जिस कंपनी को अनियमितताओं के बावजूद आपने दोबारा इस प्रक्रिया में हिस्सा बनाया, उस सारे खेल में कौन लोग सम्मिलित हैं, इसकी जांच हो। जांच हो शिक्षा बोर्ड में जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, उनके परिवारजन क्या कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और उनमें एनरोल्ड, क्योंकि एनरोल्ड लोगों की सूची होती है, जांच हो इस बात की, क्या उन्हीं लोगों का चयन प्रायोरिटी से किया जा रहा है, या इन 2024 जिसका 25 में हुआ उसमें किया गया है। 1284 लोग अवैध तरीके से जोड़ने का जो काम हुआ,
क्या वो इन कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए अभ्यर्थी थे या नहीं थे? कर्मचारियों ने जो कहा है कि 2024 जिसका 25 में पेपर हुआ है, अब जब उसको, माफी चाहूंगा, 2026 में जो हुआ है, जिस पर हमने शोर मचाया, और अब कर्मचारियों को मैनुअल चेकिंग के लिए, क्योंकि रिजल्ट आउट नहीं हुआ, जब से हमने शोर मचाया इन्हें रिजल्ट को कॉल बैक कर लिया, अब मैनुअल चेकिंग का बहाना बनाया जा रहा है। मैनुअल चेकिंग में मेरी कर्मचारियों से बात हुई है और कर्मचारी इस बात का भिवानी में विरोध कर रहे हैं कि ओएमआर शीट्स पर जो सर्कल और डॉट्स लगाए गए हैं वो पूरी तरह से, कई शीट्स में तो पूरी तरह गलत हैं, उसके बावजूद उन्हें पास किया गया या उस श्रेणी में रखा गया। सम्मानित साथियों, अगर शिक्षक, जैसे देश में आवाज उठ रही थी कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अगर पैसा दे करके बनेंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा, इस देश के भविष्य को कौन सुनहरा बनाएगा। अब मैं आपसे, मीडिया के लोगों से सवाल करता हूं, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से सवाल करता हूं कि अगर हमारे शिक्षक पैसे दे करके चयनित होंगे, चहेतों को चयनित किया जाएगा, शिक्षा बोर्ड में इतनी बड़ी धांधलेबाजी होगी, तो जिन बच्चों को हम सरकारी स्कूल में भेज करके उनका भविष्य सुनहरा करना चाहते हैं, क्या हम उसकी परिकल्पना कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल 1.5 साल पुरानी हरियाणा की सरकार, जिसने संविधान की शपथ लेकर के सरकारी शिक्षा को सुधारने का वादा किया था, आज उस पर खड़ा हो रहा है। मेरे पास आज कुछ सवाल सरकार के लिए थे। सरकार अगर इन बातों का तथ्यहीन जवाब नहीं दे पाएगी तो हमें हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा, और समय रहते फिर हम हाई कोर्ट मूव कर करके लोगों के लिए न्याय मांगेंगे, उन अभ्यर्थियों जिनके साथ खिलवाड़ हुआ उनके लिए न्याय मांगेंगे। आज ये कुछ सवाल जहां मैंने रखे हैं मुख्यमंत्री जी के सामने। मुख्यमंत्री जी, हो सकता है कि आपका महकमा ना हो, मगर मोदी जी से कुछ सीख लीजिए। इतने बड़े आंदोलन के बाद, बच्चों को, बच्चियों को पीटने के बाद, लाठियां चलाने के बाद मोदी जी का जो दिल पसीजा है, क्या हरियाणा में आप भी ऐसा ही आलम पैदा करना चाहते हैं, मजबूर करना चाहते हैं लाखों अभ्यर्थियों को सड़कों पर उतरने के लिए कि आप उन पर लाठी चलाएं, डंडे चलाएं, आंसू गैस के गोले चलाएं, पिलेट्स गन चलाएं, और तब जाकर उनके साथ न्याय हो? या आप समय रहते इस पर न्याय करेंगे, जवाब मांगेंगे, अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे? तो मुख्यमंत्री जी, आज जो हमारा जनता का सवाल है आपके कटघरे पे हमने डाल दिया। उम्मीद करता हूं कि समय रहते आप इसका जवाब देंगे, अन्यथा हम अदालत में जाकर इसके लिए न्याय मांगने का काम करेंगे। और उम्मीद है कि हरियाणा के भविष्य के टीचर्स भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होंगे, भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होंगे, पैसे देकर के चयनित नहीं होंगे, ये उम्मीद करता हूं। वहीं दूसरा विषय, इंसो 2003 में एक पौधा दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अगुवाई में लगा। इंसो वो प्लेटफॉर्म है सामान्य साधारण घर के बच्चों के लिए, जिसमें वो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सके। उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के ना जाने कितने बच्चों ने लीडरशिप क्वालिटी पाई है अपने जीवन में। बात सिर्फ राजनीति की नहीं हो रही, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इस संस्थान के अंदर फलीभूत होकर के, ग्रेजुएट होकर के बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचे। मुझे कहते हुए गर्व होता है, इंसो से जुड़ करके जिन्होंने
राष्ट्रवाद की भावना पाई है, उन्होंने आज बड़े बड़े ओहदे पाए हैं। कोई जुडिशरी में बहुत बड़े ओहदे पर है, कोई मेडिकल लाइन में बहुत बड़े ओहदे पर है, कोई इंजीनियरिंग में बहुत बड़े ओहदे पर है। और मुझे इस बात को कहते हुए भी खुशी होती है कि कोई समाज सेवा में बहुत अग्रणी है, कोई राजनीति में बहुत अग्रणी है। इंसो इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, जिससे जुड़ करके कितने ही साथियों ने शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा, यानी चाहे पौधारोपण की बात हो, रक्तदान की बात हो, चाहे फीमेल फिटिसाइड पर बड़े आंदोलन छेड़ने की बात हो, नेत्रदान की बात हो, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी इंसो के नाम है, ऐसे बहुत से कारनामे कर करके दिखाए। उस इंसो का 24वां स्थापना दिवस इस बार हमने चंडीगढ़ में मनाने का फैसला लिया है। इंसो के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेशानुसार चंडीगढ़ के लुबाना भवन में बड़ा आयोजन इंसो 5 अगस्त को, आगामी 5 अगस्त को करने जा रही है। आज मैंने यूनिवर्सिटी की मीटिंग और कॉलेजेस की मीटिंग ली है, और जो जोश, उत्साह और उमंग है इंसो का फाउंडेशन डे मनाने के लिए, और दिल्ली में हुए जेनजी प्रोटेस्ट में जो जीत छात्रों की हुई, इसको देख करके संगठन ने यह फैसला लिया है कि इसे छात्र विजय दिवस के तौर पर मनाएंगे। हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से और पूरे चंडीगढ़ से हजारों हजार साथी उस मंच पर आकर के उस दिन धूमधाम से अपनी इंसो का 24वां जन्म दिवस, स्थापना दिवस मना करके उसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। मैं इंसो का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते आप सब लोगों को, मेरे मीडिया परिवारजन को इनवाइट करता हूं, इनविटेशन देता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप भी भावी पीढ़ी के उस उत्सव में अपनी कलम और कैमरे की ताकत से उनका सहयोग करें, इसके भागीदार बने। और मुझे उम्मीद है कि आप सब वहां पहुंच करके 4 चांद लगाएंगे। तो ये 2 विषयों को लेकर के मैं आपसे आज मिला था। कम समय में आप इतनी बड़ी संख्या में आए। हरियाणा में जो गंभीर सवाल शिक्षा व्यवस्था पर, एचटेट परीक्षा पर उठे हैं, सवाल तो सीईटी पर भी उठ रहे हैं, एचपीएससी पर भी उठ रहे हैं, सवाल तो हर चीज पर उठ रहे हैं, मगर एक विषय पर बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का अड्डा हरियाणा बन चुका है, अफसरशाही और तानाशाही का अड्डा हरियाणा बन चुका है, और गुंडागर्दी का अड्डा हरियाणा बन चुका है। ऐसे में शिक्षा, जिस पर देश में बड़ी चर्चा हो रही है, तो हरियाणा में भी चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, अब ये युवा, आने वाली पीढ़ी शांत नहीं बैठेगी, बल्कि सवाल उठाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। आपके सवाल हो उनको मैं आमंत्रित करता हूं, और आपका पुनः यहां पधारने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। एक सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पे 2024 का 2025 में एक्सीडेंट हुआ था, उसके रिजल्ट में रोका गया और अल्टीमेटली प्रसारित हो गया, प्रकाशित हो गया। और उसके आंसर शीट को जो भी ओएमआर शीट उसको ध्यान से रखवा दिया। जिस कंपनी के पास पहले था उससे छीन करके, पहले 4 कंपनियों के पास था, उसके बाद उसका सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर वो किसी और को दिया गया, और जिसको दिया गया उसमें 1284 नए लोगों को जोड़ा गया, और उनके बायोमेट्रिक्स भी नहीं कराए गए। सिक्योरिटी ऑडिट का मतलब उसको दोबारा से ऑडिट करना, ये एक बहाना है, रिजल्ट को ऑडिट करना। ऑडिट करने के लिए दूसरी एजेंसी को काम 4 एजेंसी से छीनकर एक एजेंसी को दिया, उसने 1284 कैंडिडेट और जोड़ दिया। उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, उनका बायोमेट्रिक्स पहले होना चाहिए था रिजल्ट आउट होने से, उनका बाद में हुआ ही नहीं। तीसरा, बिना बायोमेट्रिक्स के आप ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं? एक आक्षेप ये है कि जिस कंपनी को पहले दिया गया, जिसकी अनियमितताओं के चलते चेयरमैन को जाना पड़ा, उसी कंपनी को दोबारा काम दे दिया गया, और जिस कंपनी को काम दिया
उसके काम की ये लिस्ट ऑफ अनियमितताएं मैंने आपको बता दी। जिसने 1284 जोड़े उसको उसी को दोबारा काम दिया गया। 1284 जोड़े उसको तो गलत माने नहीं आप, उसको गलत नहीं माना सरकार ने, वो तो सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही, तो ठीक है। वो इनके अकॉर्डिंग ठीक है। मगर मेरा सवाल है कि बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं हुए और किस बिना पर जोड़ा गया? 1284 लोग जो जोड़े गए, क्या वो चुनिंदा सेंटर से तो नहीं आ रहे थे? इस पर व्हाइट पेपर जारी तो करे सरकार, कम से कम प्रदेश के लोगों को यह बताए कि ये लोग कौन थे। 26 का रिजल्ट तो अभी मुक्ति हुआ, लेकिन उसी एजेंसी ने 26 का रिजल्ट 21 तारीख को आना था। मैंने 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये सारी बातें उजागर कर दी और सवाल उठाया था कि सीसीटीवी फुटेज कहां है। मैंने नहीं उठाया, कर्मचारियों ने उठाया। सारे एपिसोड ये तो टेक्निकल बातें तो आपने बता दी सारी एपिसोड पे सीसीटीवी फुटेज लीक है, इसमें आप अनियमितता क्या मानना चाह रहे हैं? क्योंकि इसमें फर्जी तौर पे बच्चों को पास करने का प्रयास किया जा रहा है, एक बात। दूसरा, क्या उस एजेंसी को पैसे का गड़बड़ हुई, एक बात। एजेंसी ही गड़बड़ में है। एजेंसी जिसके पास पूरी प्रक्रिया एग्जामिनेशन से लेकर के चेकिंग से लेकर के सारी व्यवस्था उसके पास है और इस जिसके अधीन ये हो रहा है, अधीन शिक्षा बोर्ड के हो रहा है, उसने काम दे दिया एक एजेंसी को, एजेंसी के अधीन हो रहा है। एजेंसी इज एट फॉल्ट। वो किसके इशारे पर दिया गया? वो लोग भी गलत है। अनियमितता तो बच्चों के जो फेल है उनको पास करने की अनियमितता है या पैसे दे? सर, आप उस रिजल्ट को ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं जब वो स्ट्रांग रूम में बिना सीसीटीवी के रखा गया? आप कैसे ओएमआर शीट्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं जब उसकी आपके पास डिजिटल रिकॉर्ड ही नहीं है? साहब, आपके पास, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आप देश को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं और आप मैनुअल ओएमआर शीट्स की बात कर रहे हैं। बहुत बड़े सवाल है। कोचिंग सेंटर का भी मैंने ये बड़ा, आज इसको आप आरोप मान लें, आरोप नंबर 3 कि मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या बोर्ड सेक्रेटरी जो है कि घर वाली, उनकी जो वाइफ है, वो कोचिंग सेंटर चला रही है या नहीं चला रही? अगर चला रही हैं तो पिछले रिजल्ट में उस कोचिंग सेंटर में जो बच्चे थे उस डाटा को मैच किया जाए जो 1284 लोग जुड़े हैं, क्या उसमें ज्यादातर बच्चे वही थे जो इन चुनिंदा कोचिंग सेंटर से निकाल करके पास हुए? मैं आपको प्रोवाइड करवा क्या कोचिंग सेंटर आंकड़ा नहीं, मैं जांच की मांग कर रहा हूं। मैं जांच की मांग कर रहा हूं। ये मेरा अधिकार है जांच की मांग करना कि किस बिना पर किन लोगों को चयनित किया गया। अब बायोमेट्रिक्स हो जाते तो मुझे और आपको पता लग जाता कि ये लोग थे जी। मैं जानना चाह रहा हूं, क्या किसी अफसर की पत्नी कोचिंग सेंटर चला सकती है या नहीं? ऐसा तो कोई कानून है या नहीं, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर एथिकली मेरे हिसाब से इस पर बड़े सवाल उठते हैं कि एक बोर्ड सेक्रेटरी की अगर धर्मपत्नी है, वो कोचिंग सेंटर चला रही हैं और मुझे पूरी सूचना है कि उस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे पास हुए हैं। तो इश्यू तो ये बात, उस कोचिंग सेंटर के बच्चे पास, एक कोचिंग सेंटर की बात नहीं है साहब, मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स की बात है अक्रॉस हरियाणा। मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स, मैं एलेज कर रहा हूं कि वो इनके चहेतों के हैं जहां से ये बच्चे निकल कर गए। जो आपने कहा 2 लाख रुपए और 5 से 7 लाख रुपए, ये सिर्फ एक आरोप है, प्रमाण नहीं है। ये आरोप है और समय आएगा तो प्रमाण भी है, मगर वो नौबत ना आए तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पर पारदर्शिता हो। जो आप कह रहे हो कि मल्टीपल सेंटर है, उस नाम की लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। अगर छात्र प्रोटेस्ट ना करते, दिल्ली में प्रोटेस्ट ना, नहीं, मैं समय समय पर इस इशू को, मैं इस दूसरा आप क्या ऑन ग्राउंड आप ही प्रोटेस्ट करेंगे या फिर हाई कोर्ट जाएंगे? आज मैंने आपके सामने बैठ करके मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल पूछे हैं। मैं उम्मीद करता हूं जैसा उन्होंने गुड़गांव में कुछ सवालों को लेकर के उंगली दिखाई थी, वो उंगली ना दिखा करके सवालों का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री का दायित्व है कि बड़े क्वेश्चन मार्क उठे। क्या आपको विश्वास है, मैं आप ही से सवाल कर लेता हूं, कि आप जिस एग्जामिनेशन में बैठे
उसका पेपर जो आपके सामने आए वो सील बंद ना हो, क्या आपको उस एग्जामिनेशन पर विश्वास होगा? क्या उसके स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी फुटेज ना हो, उसका डिजिटल रिकॉर्ड ना हो, आपको विश्वास होगा? फिर तो कोई भी स्ट्रांग रूम को खोलेगा और उसमें शीट सेट कर देंगे, जिनको लाभ पहुंचाना चाहेंगे उनको लाभ पहुंचा देंगे। ऐसा हुआ है और इसके तथ्य हमारे पास हैं। आज मैंने एक बड़ा सवाल सरकार के सामने रखा है, अगर उस नौबत पर आना पड़ा तो फिर उस नौबत पर भी आएंगे। मेरे पास तो वो इंटरनल लेटर भी है, अगर आप चाहो, मेरे पास तो वो इंटरनल लेटर भी है जिसमें सीसीटीवी फुटेज गायब होने की बात कही गई है। इनका इंटरनल लेटर है हरियाणा शिक्षा बोर्ड का, हरियाणा शिक्षा बोर्ड का लेटर है, वो तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। अगर लेटर तो ऑन रिकॉर्ड होता है ना, लेटर थोड़ी डिलीट हो सकता है। हरियाणा सरकार अभी अगर आपका इस विषय को लेकर के कोई और सवाल है तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते। मैं ये कह रहा था कि हरियाणा सरकार एक टैगलाइन या नारा कह सकते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची हम नौकरी दे रहे हैं। आप मैंने रेट बता दिया आपको, आप बिना पर्ची की पर्ची पे बात पे अटके हुए। मैं तो रेट बता रहा हूं, 2 लाख एससी सीट के और 5 से 7 लाख जनरल सीट के, कोई दे और कोई काम कराओ। क्या कोई ऐसा डाटा है जो अभी कोचिंग सेंटर्स की बात कर रहे हैं उनसे उनके ही कैंडिडेट पास हो रहे हैं, ऐसा कोई डाटा है आपके पास? मैं यही चाहता हूं, ये काम मेरा नहीं है, ये काम सरकार का है। 1284 लोग कहां एनरोल्ड थे, कहां कोचिंग ले रहे थे, वो कोचिंग सेंटर किसके हैं? अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम वो डाटा भी साझा करेंगे। ये काम मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ बड़ा सवाल पूछ रहा हूं कि सीसीटीवी फुटेज कहां है, डिजिटलाइज रिकॉर्ड कहां है, क्या ये अधिकार मेरा है या नहीं? एक हरियाणा का नागरिक होने के नाते, एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कुछ जायज सवाल सरकार से पूछ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सामने आकर के इन पर जवाब देंगे और शिक्षा बोर्ड जवाब देगा। लेकिन बोर्ड का चेयरमैन और सचिव को तो आप बाहर नहीं छोड़ रहे ना, वो तो है ही शामिल, वो तो प्रोमिनेंट है इसमें। और उसमें शिक्षा मंत्री और सीएम को मैं कह रहा हूं, देश में अगर नीट का पेपर लीक हुआ तो अकाउंटेबल कौन था, किसको जाना पड़ा? अब शिक्षा मंत्री कौन है हरियाणा में? है जी? नहीं, हरियाणा में एक नया चलन है, मंत्री कोई और होता है, सुपर मंत्री कोई और होता है। सीएम सुपर सीएम की बात करें, हाँ, ऐसा ही मंत्रियों पर भी है। तो सुपर शिक्षा मंत्री को आना चाहिए, वो आप जानते हैं। एक और मुद्दा है कि एसआईआर का डाटा जारी किया है चुनाव आयोग ने। जो लोग संलिप्त हैं उनके तार बहुत गहरे हैं और आवश्यकता पड़ेगी वो प्रमाण के साथ भी कि कैसे ये नेक्सस फरीदाबाद से चल करके कहां कहां जाता है, मेरे पास सारे प्रमाण हैं। मैं चाहता हूं आज अगर बात को बहुत लंबा खींच दिया जाए तो मूल मुद्दा हट जाए। मूल मुद्दा कुछ सवाल है सरकार से सीधे। आपको लगता है हर चीज का हक इस्तीफा होता है? दिल्ली में इस्तीफा हुआ, पंजाब में इस्तीफा मांगा जा रहा है, हरियाणा में भी आप कह रहे हैं शिक्षा मंत्री का। ये जवाब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी एक व्यक्ति का इस्तीफा दिलवाया है। वो क्यों दिलवाया है? इस्तीफा देने से लग रहा है कि आपको ये जो शिक्षा, सिर्फ इस्तीफा देने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती, वो नियत और नीति से हो सकती है। सरकार की नियत और नीति अगर ठीक होगी तो व्यवस्था परिवर्तन होगा। एक अलग मुद्दा एसआईआर का, तो आपकी पार्टी के एजेंट्स बीएलए के तौर पे काम कर रहे हैं, आपको लगता है पूरी प्रक्रिया ठीक चल रही है? सबसे पहले हमने उसको कंप्लीट करके देने का काम किया और सुचारू रूप से हमारे लोग पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। कहीं कोई अनियमितता दिक्कत आएगी तो हम आपके सामने रखेंगे। अभी जो डाटा आया है ऐसा लगता है कि 30 से 32 लाख के आसपास वोट बाहर हो गए। अभी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। सवाल है जो आपके बीएलए है, जो टोटल जो बूथ BLA 2 और आप 500 वहां बीएलए भी नहीं चयन कर पाए। नहीं, ये किसने कहा? किसने डाटा दिया? उनने अपडेट नहीं किया होगा। कब का है जी? और उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें सहयोग नहीं किया पूरी प्रक्रिया में। दिखाओ मुझे। नहीं, इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि इसमें क्या पार्टी वाइज दे रखा है? कौन कौन नहीं कर पाया? कोई नहीं कर पाया, सिर्फ बीजेपी कर पाई है। नहीं, हमने डेटा दे दिया है, वो उसको अपलोड या उसको अपडेट नहीं कर पाए।
हमने बहुत सा डेटा दे दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों का सहयोग हमें नहीं मिला, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमारे लोग तो, मैं तो खुद मीटिंग में गया हूँ, हम सब लोग मीटिंग में जा रहे हैं। सहयोग का क्या किया, लेकिन वैसे अब मुख्य विषय से थोड़ा अलग चला जाए, सहयोग को ऐसा थोड़ा विषय है उनका कहना था जो ये गणना पत्र दिए गए वापस लेने के, इसमें आपके जो बीएलए आपका मतलब जेजेपी की दिखा, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएलडी, सीपीआईएम, इनका उतना सहयोग उत्साह मतलब नहीं रहा कि वो उनके गणना भारत और जो लोग बचे हैं उनको ले जाते। अभी पर एक महीना है, इसमें आप काम कर सकते हैं। हम काम पूरी प्रक्रिया में तत्पर रह करके जेजेपी कर रही है और दुष्यंत जी खुद इस चीज को इंडिविजुअली जिला वाइज मॉनिटर कर रहे हैं। थैंक यू। सेटिस्फाई है सर आप अभी तक एसआईआर की प्रक्रिया जो हुई है? अब ये दुष्यंत जी बेहतर बता सकते हैं क्योंकि वो इस प्रक्रिया के प्रमुख हैं। थैंक यू जी।